सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेत। जन्म दर किसी निश्चित समय काल तथा किसी निश्चित क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर उत्पन्न हुए जीवित जन्मों की संख्या होती है। मृत्यु दर इसे किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या संवृद्धि दर यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को संदर्भित करती है। यह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। सकारात्मक वृद्धि दर से तात्पर्य से यह पता चलता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। नकारात्मक वृद्धि दर यह दर्शाती है कि जनसंख्या घट रही है। ऐसा तब होता है जब प्रजनन स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचे होता है। प्रजनन दर यह प्रजनन आयु जिसे आमतौर पर 15 से 49 वर्ष माना जाता है कि प्रति हजार स्त्रियों की इकाई पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या होती है। शिशु मृत्यु दर जब उन बच्चों की मृत्यु की संख्या यह उन बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है जिनकी जीवित जन्मे 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। यह प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों की इकाई पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर की उच्च दर पिछड़ापन और गरीबी का संकेतक है। मातृ मृत्यु दर यह प्रति लाख जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है। बच्चों की इकाई पर प्रसव के दौरान मृत्यु का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या को संदर्भित करता है। जीवन प्रत्याशा यह उन अनुमानित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है जितने वर्ष एक औसत व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना होती है। इसकी गणना किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि में आयु विशिष्ट मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। लिंगानुपात किसी निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। आयु संरचना यह कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाता है। पारिश्रमिक क्या आप जानते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश तब होता है जब कुल जनसंख्या में कार्यशील लोगों का अनुपात अधिक होता है। यह दर्शाता है कि अधिक लोगों में उत्पादक होने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की क्षमता है। पराश्रितता अनुपात यह 15 वर्ष से कम या 64 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या को 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। पराश्रितता अनुपात में वृद्धि उन देशों के लिए चिंताजनक है जो वृद्ध होते आबादी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत कम जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग के लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या में पराश्रितों की देखभाल का भार उठाना कठिन होता है। कार्यशील आयु वर्ग के लोग 15 से 64 वर्ष आयु के बड़े अनुपात के कारण कम होता है। पराश्रितता अनुपात आर्थिक विकास और समृद्धि का कारक हो सकता है। इसे कभी कभी जनसांख्यिकीय लाभांश अथवा आयु संरचना से प्राप्त होने वाला कहा जाता है। भारत में जनसंख्या का आकार और समृद्धि। भारतीय जनसंख्या का आकार कुल जनसंख्या 1901 में 238 मिलियन औसत वार्षिक वृद्धि दर का पता नहीं। 1911 में 252 मिलियन औसत वृद्धि 0.56%, 10 की वृद्धि 5.8%। 1921 में 251 मिलियन जनसंख्या, औसत वार्षिक वृद्धि दर -0.03%, 10 की वृद्धि दर -0.3%। 1931 में कुल जनसंख्या 279%, औसत वार्षिक वृद्धि 1.04%, 10 की वृद्धि 11%। 1941 में 319 मिलियन, 1951 में 361 मिलियन, 1961 में
39 मिलियन 1971 में, 548 मिलियन 1981 में, 683 मिलियन 1991 में, 846 मिलियन 2001 में, 1028 मिलियन 2011 में, 1210 मिलियन और 10 की वृद्धि 1.63 और 10 की वृद्धि 17.7% और वार्षिक औसत वृद्धि 1.63%। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र बन गया है। जनसंख्या वृद्धि दर 1931 से पहले भारत में अकाल आपदाओं और प्रमुख महामारी रोगों जैसे प्लेग, चेचक, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि के कारण मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही अधिक थी, लेकिन 1931 के बाद मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में कमी का कारण 1931 के बाद इन रोगों के लिए चिकित्सा उपचारों में सुधार, सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम, स्वच्छता में सुधार के प्रयासों के कारण मृत्यु दर में कमी आई। भारतीय कृषि की उत्पादकता में अपर्याप्त सुधार, विशेष रूप से सिंचाई के विस्तार के माध्यम से, संचार के बेहतर साधन तथा राज्य द्वारा अधिक सशक्त राहत और निवारक उपायों में अकाल से होने वाली मृत्यु की संख्या में भारी कमी लाने में मदद मिली। हालांकि जन्म दर में कोई तीव्र कमी नहीं दर्ज की गई, क्योंकि जन्म दर एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है जिससे अपेक्षाकृत धीमी गति से परिवर्तन होता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर में कमी, शिक्षा और जागरूकता के स्तर में समग्र वृद्धि तथा वार्षिक तथा आर्थिक समृद्धि का जनसंख्या नियंत्रण के साथ सकारात्मक संबंध है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट बताता है कि भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी TFR घटकर 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर से कम है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में भिन्नता। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अपनी कुल प्रजनन दर को पहले के स्तर से घटकर 1.7 2016 तक लाने में सफल रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत अधिक प्रजनन दर है। 2016 में इन राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में 3.3, मध्य प्रदेश में 2.8, राजस्थान में 2.7 और उत्तर प्रदेश में 3.1 थी। भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश 25.9 और बिहार 26.4 और तथा वर्ष 2041 तक भारतीय जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में इनका योगदान लगभग 0.5% होगा। भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। विभिन्न आयु के व्यक्तियों के अनुपात के आधार पर जनसंख्या की संरचना को आयु संरचना कहा जाता है। भारत एक युवा देश है, अर्थात अधिकांश भारतीय युवा और भारतीय औसत की आयु अन्य अधिकांश देशों की तुलना में कम है। 1961 में 0 से 14 वर्ष के आयु 41% थी। 15 से 59 वर्ष के आयु के 53%, 60 वर्ष से अधिक 6% थी। 2011 में 0 से 14 वर्ष के 29%, 15 से 59 वर्ष के 63%, 60 वर्ष से अधिक 8%। 2026 में अनुमान है कि 23%, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष 64%, 60 से अधिक 12%। हालांकि अगले 2 दशकों में भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना में पर्याप्त परिवर्तन होने की उम्मीद है। 0 से 14 आयु वर्ष की भारतीय भागीदारी लगभग 11% कम हो जाएगी। 2001 में
से 2026 से 23% तक। 60 से अधिक आयु वर्ग की भागीदारी में लगभग 5% की वृद्धि होगी। 2001 में 7% से 2026 में 12% हो गई। 1961 से 2026 तक जनसंख्या पिरामिड के रूप में दर्शाई गई भारतीय जनसंख्या की बदलती आयु संरचना को समझने के लिए चित्र 9.4 देखें। भारतीय राज्यों में भी आयु संरचना में व्यापक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। केरल जैसे राज्य ने विकसित देशों के बराबर आयु संरचना हासिल कर ली है, जबकि उत्तर प्रदेश में युवा आयु समूहों का अनुपात अभी भी अधिक है। चित्र 9.5 में वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश और केरल के अनुमानित जनसंख्या पिरामिड दर्शाए गए हैं। भारत में घटते लिंगानुपात का विश्लेषण करें तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। भारत एक सदी से भी अधिक समय में लिंगानुपात में कमी की गंभीरता की समस्या से जूझ रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं। वहीं 21वीं सदी के आरंभ में ये लिंगानुपात बढ़कर 933 रह गया है। पिछले 4 दशकों का रुझान विशेष रूप से चिंताजनक रहा है। 1961 में लिंगानुपात 941 था, जो आगे बढ़कर 1991 927 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NHF 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1020 है, जो अतीत की तुलना में एक बड़ा सुधार है। राज्यवार लिंगानुपात और भी अधिक चिंता का कारण है। हरियाणा इस मामले में सबसे खराब स्थिति में है। यहाँ बाल लिंगानुपात 793 है। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका बाल लिंगानुपात 800 से नीचे है। इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। जैसे कि चित्र 9.6 दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश सभी में बाल लिंगानुपात 925 से कम है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 919 से ऊपर परंतु 970 के आंकड़े से नीचे है। यहाँ तक कि केरल जो बेहतर मानव विकास सूचकांक वाला राज्य में भी बाल लिंगानुपात 964 है और इस मामले में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य, जिसका बाल लिंगानुपात 972 है। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में निम्न बाल लिंगानुपात पाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय अधिक है और इन राज्यों का बाल लिंगानुपात अभी भी कम है। इसलिए चुनिंदा गर्भपात की समस्या गरीबी या अज्ञानता या संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण है। भारत में लिंगानुपात में कमी के कारण उच्च मातृ मृत्यु दर, शिशु अवस्था में बालिकाओं की अत्यधिक उपेक्षा से मृत्यु दर में वृद्धि, लिंग विशिष्ट गर्भपात जो बालिकाओं के जन्म को बाधित करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण होने वाली बालिकाओं की हत्या, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी दुरुपयोग का विनियमन एवं रोकथाम अधिनियम वर्ष 1996 में लागू है तथा 2003 में इसे और अधिक सशक्त बनाया गया है। देश में बढ़ते शिशु लिंगानुपात की समस्या का समाधान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। भारत में साक्षरता का स्तर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, इसे
भारत सरकार द्वारा साक्षर माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद साक्षरता के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है और अब हमारी लगभग 2/3 जनसंख्या साक्षर है। भारत में साक्षरता दर 1951 में व्यक्तियों में 18.3%, साक्षरता दर में साक्षरता 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत होता है। 1951 में व्यक्ति 18.3% साक्षर थे, पुरुष उसमें 27.3% और स्त्रियां 8.9%। साक्षरता दर में अंतर पुरुष और स्त्रियों में 18.3% था, जबकि 2013 में व्यक्ति साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 73%, पुरुषों में 80.9%, स्त्रियों में 64.6% और स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर 16.7%। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से 16.3% कम है। साक्षरता दर सामाजिक समूह के अनुसार भी भिन्न भिन्न होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों में साक्षरता दर कम है। अनुसूचित जनजाति की 66% जनसंख्या साक्षर है, जो राष्ट्रीय औसत 73% से कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों एसटी की साक्षरता दर 59% है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी स्पष्ट है। केरल जैसे राज्य सार्वभौमिक साक्षरता दर के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि बिहार जैसे राज्य अभी इससे काफ़ी पीछे हैं। साक्षरता दर में असमानताएं समाजवादी समाजों के लिए अहितकारी है, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता को फिर बढ़ावा ही देती हैं। ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। भारत में 5161 कस्बे और शहर हैं, जहां लगभग 286 मिलियन लोग रहते हैं। शहरी जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है, जो 20वीं सदी की शुरुआत के लगभग 11% से बढ़कर 21वीं सदी की शुरुआत में लगभग 28% हो गई। तो 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 833 लाख, नगरी में 377 लाख, 833 मिलियन ग्रामीण में 2011 में 370 मिलियन ग्रामीणों में कुल जनसंख्या प्रतिशत 68.8% 2011 में ग्रामीण में और 31.2% नगरों में। विभिन्न पुश और पुल कारकों के परिणाम स्वरूप तीव्र नगरीकरण हो रहा है। पुश कारक में ग्रामीण संकट, जातिगत भेदभाव, अवसरों की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधाएं। पुल कारक में अधिक रोजगार के अवसर, उच्च वेतन, बेहतर जीवन दशाएं, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। भारत की जनसंख्या नीति। भारत स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला प्रथम राष्ट्र था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आधार पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न जन्म नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने और जन जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 से 76 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की आलोचना की गई, क्योंकि सरकार ने जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए बाधापूर्वक सामूहिक बाध्यकरण नसबंदी के कार्यक्रम का सहारा लिया। कई सारे गरीब और शक्तिहीन लोगों को बाध्यकरण किया गया और निचले स्तर पर सरकारी कर्मचारियों पर लोगों के बाध्यकरण के लिए आयोजन किए गए शिविरों में लाने का भारी दबाव डाला गया। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया तथा बाध्यकारी प्रयासों को छोड़ दिया गया।
निष्कर्ष रूप में जनसांख्यिकी संबंधी आंकड़े राज्य की नीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आर्थिक विकास और आम जनसंख्या की कल्याण हेतु नीति निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इन आंकड़ों का प्रयोग उपयुक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करने के लिए करने, पुलिस व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने, कृषि और उद्योग से संबंधित आर्थिक नीतियों को तैयार करने, कराधान, राजस्व सृजन एवं नगरीय प्रशासन के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में जनगणना, यह किसी देश में रहने वाले लोगों की आधिकारिक जनगणना है जिसमें उनकी आयु, रोजगार आदि के बारे में जानकारी शामिल होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित करता है जो जनसंख्या गत्यात्मकता और स्वास्थ्य संकेतकों का उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय और तुलनीय आंकड़े प्रदान करता है। जनसंख्या पिरामिड, यह एक ऐसा ग्राफ है जो जनसंख्या की आयु के वितरण को दर्शाता है जो जनसंख्या के पुरुष और महिला सदस्यों के बीच विभाजित है। यह पिरामिड नीचे सबसे कम उम्र के व्यक्तियों से शुरू होकर सबसे ऊपर अधिक उम्र के व्यक्तियों तक होता है। बाल लिंगानुपात व भारत में इसे 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसे जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात 2011 में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 918 लड़कियों की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अनुसंधान पद्धतियाँ, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक समूहों, संस्थानों, मानकों, संबंधों जैसे सामान्य विषयों से संबंधित होता है। इसमें सभी परिचित होते हैं। हालांकि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियों पर विशेष बल देता है। साधारण आलोचनाओं की तुलना में समाजशास्त्री लोगों की जीवंत अनुभवों का गहन अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, साथ ही उन व्यवस्थित प्रक्रियाओं का अन्वेषण करेंगे जिसका उपयोग समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की जांच और समझ विश्लेषण करने के लिए करते हैं। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता तथा व्यक्तिपरकता विचारणीय बिंदु है कि समाजशास्त्री द्वारा आत्म प्रतिबिंबिता का अभ्यास करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अचेतन पूर्वाग्रह का जोखिम बना रहता है। इस चिंता को दूर करने के लिए समाजशास्त्री अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के उन पहलुओं को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं जो संभावित रूप से उनके शोध में पूर्वाग्रह ला सकते हैं। यह पारदर्शिता पाठकों को पूर्वाग्रह की संभावना के बारे में सूचित करती है और उन्हें शोध अध्ययन की समीक्षा करते समय इस पर विचार करने, उसे ध्यान में रखने में सक्षम बनाती है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिपरकता, दैनिक जीवन की भाषा में वस्तुनिष्ठ का आशय पूर्वाग्रह रहित, तटस्थ या केवल तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि व्यक्ति परख या व्यक्तिनिष्ठ का तात्पर्य होता है कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत मूल्यों या मान्यताओं पर आधारित हो। सभी विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ होने व केवल तथ्यों पर आधारित पूर्वाग्रह रहित ज्ञान उपलब्ध कराने की आशा की जाती है, परंतु प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में ऐसा करना कठिन है। उदाहरण के लिए, जब एक भूवैज्ञानिक चट्टान का अध्ययन करता है या एक वनस्पति शास्त्री पौधों का अध्ययन करता है तो वे समाधान
तो वे सावधान रहते हैं कि उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या मान्यताएं उनके काम को प्रभावित ना कर पाएं। उन्हें तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसके विपरीत समाज विज्ञानी उस संसार का अध्ययन करते हैं जिसमें वे स्वयं रहते हैं, जो मानव संबंधों की सामाजिक दुनिया है। जिससे समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता की विशेष समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि समाजशास्त्री जो समाज के सदस्य हैं, अंततः उन्हें अपने सामाजिक संदर्भों या व्यक्तिगत अनुभवों के कारण पूर्वाग्रह के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। समाजशास्त्री को अपने अध्ययनशील समूह के साथ कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव न होने पर भी उन्हें अपने सामाजिक संदर्भों के मूल्य तथा पूर्वाग्रह से प्रभावित होने की संभावना रहती है। समाजशास्त्री किस प्रकार वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करते हैं? समाजशास्त्री स्ववाचकता या आत्मवाचकता सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का उपयोग करते हैं, जहां वे अपने अनुसंधान के विषय के संबंध में अपनी भावनाओं तथा विचारों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं। समाजशास्त्री अपने कार्य के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। वे अपने आप को तथा अपने अनुसंधान कार्य को दूसरों के नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें अपने अनुसंधान के विषय में दृष्टिकोणों को समझने और अपनाने में मदद करता है, जिससे अध्ययन अधिक निष्पक्ष हो जाता है। आत्मवाचकता का एक व्यवहारिक पहलू है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना। सभी कार्य विधियों का दस्तावेजीकरण तथा साक्ष्य के सभी स्रोतों का औपचारिक रूप से उल्लेख करके शोधकर्ता अपनी पद्धतियों की पारदर्शिता प्रदर्शित करते हैं। यह अध्याय अन्य अनुसंधानकर्ताओं को उनकी प्रक्रिया को दोहराने और अपने निष्कर्षों को सत्यापित करने तथा अपने विचारों और तर्कों का आत्म-विवेचन तथा परिष्कृत करने की सुविधा प्रदान करता है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की चुनौतियाँ। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के साथ एक अन्य समस्या यह तथ्य है कि सामान्यतः सामाजिक विश्व में सत्य के अनेक रूप होते हैं। वस्तुएं विभिन्न लाभ के बिंदुओं से अलग अलग दिखाई देती हैं तथा इसी कारण से सामाजिक विश्व में सच्चाई के अनेक प्रतिस्पर्धी रूप या व्याख्याएं शामिल हैं। उदाहरणार्थ, सही कीमतों के बारे में एक दुकानदार तथा एक ग्राहक के अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक युवा व्यक्ति तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अच्छे भोजन या इसी तरह से अन्य विषयों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य लोगों की मान्यताओं तथा उनके कारणों को समझना, न कि किसी एक के पक्ष में सही व्याख्या को निर्धारित करना। समाजशास्त्र एक बहुनिर्देशात्मक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि इस विषय में प्रतिस्पर्धी तथा परस्पर विरोधी विचारों वाले क्षेत्र विद्यमान हैं। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता एक बहुत कठिन तथा जटिल वस्तु बन जाती है। वास्तव में वस्तुनिष्ठता की पारंपरिक धारणा को व्यापक तौर पर एक पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। समाज विज्ञानी अब यह विश्वास नहीं रखते कि वस्तुनिष्ठता एवं अरुचि की पारंपरिक धारणा सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में ऐसे आदर्श भ्रामक हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठता को पहले से प्राप्त अंतिम परिणाम के बजाय लक्ष्य प्राप्त हेतु निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। यद्यपि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समाजशास्त्र अभी भी लाभप्रद ज्ञान प्रदान करता है तथा वस्तुनिष्ठता एक ऐसा लक्ष्य है जिसे निरंतर परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक मानव विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास आरंभिक मानव विज्ञानी आदिम संस्कृतियों में शौक के तौर पर
एक उत्साही रुचि रखते थे। वे किताबी विद्वान थे क्योंकि दूरस्थ समुदायों के बारे में जिनकी उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, यात्रियों, उपदेशकों, औपनिवेशिक प्रशासकों, सिपाहियों तथा उन स्थान पर गए अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखी गई रिपोर्टों तथा विवरणों से उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा या सुव्यवस्थित किया। उदाहरण के लिए जेम्स फ्रेजर की प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्डन बाग, जिसने अनेक प्रारंभिक मानव वैज्ञानिकों को प्रेरित किया था, पूरी तरह से ऐसे द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित थी। इसी प्रकार इमाइल दुर्खीम का आदिम धर्म पर किया गया कार्य भी द्वितीय श्रेणी के विवरणों पर आधारित था। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पहले दशक में बहुत से आरंभिक मानव विज्ञानियों ने, जिनमें कुछ व्यक्ति पेशे से प्रकृति वैज्ञानिक थे, जनजाति भाषाओं, प्रथाओं, अनुष्ठानों तथा आस्थाओं का व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण आरंभ किया। हालांकि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभिक मानव विज्ञानियों ने जनजाति भाषाओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और आस्थाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए सर्वेक्षण करना आरंभ किया। इस परिवर्तन से दूसरी श्रेणी के विवरणों पर निर्भरता को अविश्वसनीय माना जाने लगा तथा स्वयं किए गए कार्यों से प्राप्त श्रेष्ठ परिणाम ने इस बढ़ते हुए पूर्वाग्रह को स्थापित होने में सहायता की। प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्य की सफलता ने समाजशास्त्रीय पद्धति में इस परिवर्तन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विचारणीय बिंदु है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से अध्ययन का एक व्यक्तिपरक क्षेत्र है, जबकि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठ अध्ययन विषयों को बेहतर ढंग से समझने का एक प्रेरक प्रयास है। कि आप समाजशास्त्र के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के विभिन्न लाभों के बारे में सोच सकते हैं। जनगणना और वंशावली के माध्यम से समुदायों को समझना। वर्ष 1921 में सहभागी प्रेक्षण या क्षेत्रीय कार्य को सामाजिक मानव विज्ञान के प्रशिक्षण और मुख्य पद्धति, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाने लगा। सामान्यतः वह समुदाय जिसकी सामाजिक विज्ञानी अध्ययन करता है कि जनगणना कर कार्य प्रारंभ करता है। इसमें समुदाय में रह रहे सभी लोगों के बारे में विस्तृत सूची है, जिससे उनकी लिंग, आय, वर्ग और परिवार जैसी सूचना भी है बनाना शामिल है। इसके साथ गांव या रहने की जगह का भौतिक रूप से नक्शा बनाने का प्रयास भी किया जाता है, जिससे घरों तथा सामाजिक तौर पर संबंधित अन्य जगहों की स्थिति भी शामिल होती है। अनेक क्षेत्रीय कार्य की प्रारंभिक अवस्था में मानव वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है समुदाय की वंशावली बनाना। यह जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित हो सकती है, परंतु इसका आगे विस्तार होता है, क्योंकि इसके आधार पर प्रत्येक सदस्य का वंश वृक्ष बनाना तथा जहाँ तक संभव हो सके वंश वृक्ष का पीछे की तरफ विस्तार करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार या घर के मुखिया से उनके रिश्तेदारों, उसकी अपनी पीढ़ी में भाइयों बहनों तथा चचेरे भाई बहनों के बारे में पश्चात उसके माता पिता की पीढ़ी में उनके माता पिता, उनके भाइयों बहनों आदि के बारे में, इसके बाद परदादा दादी तथा उनके भाइयों बहनों के बारे में, और इससे आगे इसी तरह से पूछा जा सकता है।
यह अभ्यास सामाजिक मानव विज्ञानियों की समुदाय की नातेदारी व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। साथ ही किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न संबंधी किसी प्रकार की भूमिका निभाते हैं तथा इन संबंधों को कैसे बनाए रखा जाता है इसका पता चलता है। ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की तथा क्षेत्रीय कार्य की खोज। ब्रिटेन में रहने वाले पोलिश मानव विज्ञानी ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की को सामाजिक नरविज्ञान की विशिष्ट पद्धति के रूप में फील्ड वर्क स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी पोलिश राष्ट्रीयता के कारण एक शत्रु विदेशी रूप में उन्होंने ट्रेविएंड द्वीप समूह में नजरबंदी का अनुरोध किया, जो दक्षिण प्रशांत के एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र था। जहाँ उनका उद्देश्य समाजशास्त्री शोध करने का था। यह अनुभव मानव विज्ञानियों और मूल संस्कृतियों के बीच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार्ता में उनके विश्वास को आकार देने में महत्वपूर्ण बन गया था। मैलिनोवस्की मूल गांव में रहते थे, स्थानीय भाषा सीखते थे तथा 1.5 वर्ष तक मूल निवासियों के साथ निकटता से जुड़े रहे। उन्होंने सावधानीपूर्वक अवलोकन दर्ज किया और एक दैनिक डायरी बनाए रखी। इसके बाद उन्होंने इन फील्ड नोट्स डायरियों के आधार पर ट्रोविएंड संस्कृति पर किताबें लिखी, जिन्हें नरविज्ञान में क्लासिक माना जाता है। ट्रोविएंड अनुभव से पहले भी उनका मानना था कि मानव विज्ञान का भविष्य गहन भाषा सीखने और मूल लोगों के बीच संदर्भ में रहने से पहले व्यवस्थित प्रत्यक्ष अवलोकन में निहित है। उन्होंने दुभाषियों का उपयोग करने के विरुद्ध चर्चा की, मूल संस्कृतियों के प्रामाणिक विवरण तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष वार्ता के महत्व पर जोर दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैलिनोवस्की की प्रभावशाली स्थिति और उसके ट्रोविएंड कार्य के प्रभाव ने उन्हें मानव विज्ञान प्रशिक्षण के अनिवार्य भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के स्थानांतरण का समर्थन करने की अनुमति दी। इस प्रयास ने नरविज्ञान को विद्वानों के सम्मान योग्य एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में उभरने में सहायता की। मानव विज्ञानियों द्वारा क्षेत्रीय कार्य समावेशन जिज्ञासा और सूचनादाता मानव विज्ञानी क्षेत्रीय कार्य के दौरान अनुसंधान करते स्वयं को समुदायों की संरचना से परिचित कराते हैं, जिससे वे लोगों में घुल मिल पाते हैं तथा उनकी जीवन शैली को समझ पाते हैं। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू भाषा की समझ विकसित करना है। मानव विज्ञानी समुदाय की भाषा को लगातार सीखता है, साथ ही वह समुदाय के जीवन का प्रेक्षण करता है तथा एक विस्तृत नोट तैयार करता है, जिसमें सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख होता है। मानव विज्ञानियों की रुचि विशेष रूप से त्योहार, धार्मिक और अन्य सामूहिक घटनाओं, आजीविका के साधनों, पारिवारिक संबंधों, बच्चों के पालन पोषण के साधन जैसे प्रसंगों में होती है। मानव विज्ञानी को उन वस्तुओं के बारे में अंतर्निहित प्रश्न पूछने पड़ते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्य कोई महत्व नहीं देते हैं। मानव विज्ञानी अधिकांशतः सूचना देने हेतु 1 या 2 व्यक्ति पर निर्भर होता है। ऐसे व्यक्तियों को सूचना प्रदाता या जनसंख्या सूचना प्रदाता कहा जाता है। सूचना प्रदाता मानव विज्ञानी के लिए अध्यापक का काम करते हैं तथा मानव विज्ञानी अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान मानव विज्ञानी द्वारा किए गए विस्तृत क्षेत्रीय नोट को समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इनको प्रतिदिन बिना किसी
बिना किसी त्रुटि के लिखा जाना चाहिए तथा यह एक दैनिक डायरी के रूप भी ले सकता है या उसके साथ एक दैनिक डायरी भी लिखी जा सकती है जो उनके अवलोकनों तथा अंतर क्रियाओं का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य समाजशास्त्री तथा मानवविज्ञानी क्षेत्रीय कार्यों की तुलना। समाजशास्त्री जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकों का उपयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य में समुदाय के भीतर रहकर अंदर का निवासी बनने की प्रक्रिया मानवविज्ञानी क्षेत्रीय के समान है। समाजशास्त्री अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समुदायों में करते हैं। साथ ही समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उसे अपना अधिकांश समय समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम फोर्टे व्हाइटे ने अपना क्षेत्रीय कार्य एक बड़े शहर में इटालियन अमेरिकी गंदी बस्तियों की गली की समस्याओं में गैंग या समूह के बीच किया जिसमें अधिकांश अत्यंत गरीब बेरोजगार युवा थे। वह इस क्षेत्र में लगभग 3.5 वर्ष तक घूमते फिरते रहे और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। हालांकि समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य का एक उदाहरण मानवविज्ञानी क्षेत्रीय कार्य को काफी निकट है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य को विभिन्न रूपों में समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य को विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसा कि एक अन्य अमेरिकी समाजशास्त्री विशेल बुरावो के कार्य में किया गया। उन्होंने शिकागो कारखाने में अनेक महीनों तक कारीगर के रूप में काम किया और कारीगरों के दृष्टिकोण के अनुभव के बारे में लिखा।